हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का हम 30 मिनट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के हम 30 मिनट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें 30 मिनट के भीतर भीतर वो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद खास रिवीजन सीरीज है, जिसके माध्यम से आप छोटे छोटे पॉइंट्स में चीजों को समझ रहे हैं और बहुत आसानी से इसे एक बार रिकैप्चुलाइज करके, कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके आप अपनी परीक्षा में आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हिंदी माध्यम में करने का पूरा अवसर मिल रहा है, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना भी किसी एक तरह से कूपन कोड या डिस्काउंट ऑफर के। तो आइए 30 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, पार्ट 5, यात्रियों के नजरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें मैंने आपको, जैसा पहले भी चैप्टर में पढ़ाया है, 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में आपको ठीक से पढ़ना है। एक है जिसमें कौन, एक है अल बरूनी, एक आप पढ़ेंगे इब्न बतूता या इब्ने बतूता भी कहते हैं, और एक फ्रांकवा बर्नियर। ये 3 महत्वपूर्ण आपको जो एक तरह से कह सकते हैं कि यात्री थे, इन तीनों यात्रियों के क्या नजरिए रहे भारतीय समाज को लेकर, क्या क्या चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट रूप से बताई हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। अब अल बरूनी की अगर बात करें तो अल बरूनी की जो रचना रही वो किताब उल हिंद रही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस रचना है। अल बरूनी जो था वो मुख्य रूप से उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था और महमूद गजनवी ने जब हमला वहां किया तो कई लोगों को बंदी बनाकर ले गया और वहां से वो फिर गजनी शहर चला गया था। बाद में जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने आता है तो वो उसके साथ आता है। जो अल बरूनी है, जिसका नाम था, असली नाम था अबू रिहान, ठीक है, अबू रिहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अबू रिहान इसका नाम था। तो इसने, ये एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था। योग्य किस टर्म में? योग्य था विद्वता के टर्म में। उसको कई भाषाएं आती थी, उसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान था, उसको ज्योतिष और खगोल विज्ञान का ज्ञान था। वो बहुत ही उच्च स्तरीय ज्ञान वाला व्यक्ति था। और जब उसने भारत के बारे में वृत्तांत लिखा और किताबुल हिंद लिखा तो उसमें काफी चीजें, यहाँ के भौगोलिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की दार्शनिक जो मोक्ष से संबंधित बातें हैं, दर्शन क्या है, धर्म क्या है, यहाँ के सारे परिस्थितियों के बारे में इन्होंने अवगत कराया। किसको अवगत कराया? अपने किताबुल हिंद के माध्यम से एक तरह से पूरी दुनिया को अवगत कराया। ठीक है। अल बरूनी की बात करें तो 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में जन्म हुआ था। अभी खीवा के नाम से जाना जाता है और 10वीं शताब्दी में ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और इसलिए उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी था। अल बरूनी महान भाषाविद था। भाषाविद यानी जिसको बहुत सारी भाषाएं आती थी, वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसे अपनी मातृभाषा ख्वारिज्मी के अलावा सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था और संस्कृत भाषा की वजह से ही यहाँ के शास्त्रों का, पुराणों का अच्छे से वो अध्ययन कर पाया और उस पर लिख पाया। लेकिन वह यूनानी का जानकार नहीं था। ये क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कई बार। 1017 में सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ ले गया। वो भी बंधक था। अल बरूनी ने अपना बाकी जीवन गजनी में ही बिताया था। अल बरूनी एक ख्याति प्राप्त विद्वान था, जिसे गणितज्ञ भी था, खगोल शास्त्री, दार्शनिक और ज्योतिषी। ये सारी भाषाओं को इसको बहुत अच्छा, सारी क्षेत्रों में से बहुत अच्छा ज्ञान था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ उसके भारतीय अभियानों के अवसरों पर कई बार भारत आया और भारत के विभिन्न भागों में, आपको पता है महमूद गजनवी ने बहुत बुरी तरह आक्रमण किए भारत पर कई बार, और हर आक्रमण में वो बार बार आता था और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूमा, रहा, वहां को समझा, देखा और इसलिए उन्होंने किताबुल हिंद इसमें लिखा था। ठीक है। अल बरूनी ने अपनी विभिन्न पुस्तकों में भारत के विषय में लिखा। इन पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तहकीके हिंद, और जिसे किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब उल हिंद में करीब 80 अध्याय हैं। हर अध्याय के अपने एक तरह से कह सकते हैं कि सब हेडिंग्स हैं या उप अध्याय का नाम है उसमें। उसके बाद उसमें क्या है कि उसमें प्रश्न उत्तर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस किताब को लिखा गया है और लास्ट में सांस्कृतिक तुलना भी की गई है। सांस्कृतिक तुलना मतलब क्या किया गया है? पहले किसी विषय पर बोलना है तो इस पर एक प्रश्न किया गया है, फिर संस्कृत के हिसाब से उसकी व्याख्या की गई है और बाद में इस चीज की तुलना अन्य सभ्यताओं के साथ, अन्य जगहों के साथ भी की गई है कि वहां कैसा है और यहां कैसा है। यहां पर इसने कुछ अनूठेपन को भी दिखाने का प्रयास किया है। एक चीज यहां से किताबुल हिंद में दिखाई पड़ती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में, ठीक है। और ये भाषा शैली बहुत सरल है। इस ग्रंथ में क्या क्या है ध्यान रखिए, धर्म दर्शन, कई बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, धर्म और दर्शन को एक ही मानते हैं, दोनों में विभिन्नता है। धर्म जो वो है जो आप जो व्यवहार में दिखाते हैं, जो उतारते हैं, जो आप करते हैं और जिसे आप धारण करते हैं, धारित इति धर्म, जिसे आप धारण कर लेंगे। मान लीजिए मेरा धर्म है आपको पढ़ाना, आपका धर्म है पढ़ना, बाकी जो उसमें रिचुअल्स हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ, सब कुछ धर्म के अंदर है। दर्शन जो है वो आपका आध्यात्मिक चिंतन है, मतलब आप किस विचारधारा को मानकर अपना धार्मिक कार्यकलाप करेंगे, आप किस विचारधारा में विश्वास, क्या आप आस्तिक हैं, क्या आप नास्तिक हैं, उस हिसाब से फिर आप अपने धर्म का पालन करेंगे, तो ये दर्शन है। उसके बाद उन्होंने समाज संगठन के बारे में बताया, रीति रिवाज के बारे में, त्योहार के बारे में, माप तंत्र विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र जो स्पेस वाले होते हैं, मानव जीवन के अन्य पहलुओं से संबंधित 80 अध्याय इसमें बनाए गए हैं और हर अध्याय का एक छोटा अध्याय उप अध्याय भी है, उप हेडिंग सब हेडिंग भी इसमें बनाया गया है। उसके बाद चर्चा आएगी इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता की जो कृति है उसे रिहला कहते हैं और ये बेसिकली मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति था। इसकी कई सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जैसे इसने जीवन में यात्राएं बहुत की, वो मक्का मदीना भी गया, दुनिया के अन्य भागों में उसने ट्रेवलिंग की। उसने फिर भारत में उस समय महमूद बिन तुगलक थे, महमूद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासक थे, 1330-31 के आसपास की बात है। और मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी महमूद कह रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक थे और उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और इसलिए वो चाहता था कि भारत का भ्रमण करे और उनसे भी मिले, और इसलिए फिर वो उच्च और मुल्तान के रास्ते भारत के दिल्ली तक पहुंचा था। इब्न बतूता का जन्म 1304 में मोरक्को के तेंजियर नामक नगर में हुआ था। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त अनुभवों को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, यानी वो मानने वाला व्यक्ति था कि जो अनुभव हैं, जो हमने फील किया है, जो हमने देखा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यात्राएं करने का वो बहुत शौकीन व्यक्ति था। बाद में वो चीन तक यात्रा, उसको चीन भी सॉरी उसको चीन भी भेजा गया, फिर वो कई और क्षेत्रों से यात्रा करके आया। इब्न बतूता 1334 में दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया था। लेकिन बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ इसका एक तरह से कह सकते हैं कि टकराव भी हो गया और उसको फिर उस पद से हटा भी दिया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट टर्म था। 1342 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को एक दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया और वो चीन भी चला गया। अब रिहला क्या है? इब्न बतूता भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। इसने भी भारत की कई महत्वपूर्ण बातों को और अनूठेपन को दिखाने का प्रयास किया था। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा की थी अपने कृति में और वो था डाक व्यवस्था। ठीक है ना? तो डाक आगे थोड़ी चर्चा भी होगी। डाक व्यवस्था की चर्चा की जिसमें बताया कि जो डाक व्यवस्था है वो दो पार्ट में है। एक अश्व वाली डाक व्यवस्था, इससे बहुत प्रभावित था वो, और एक पैदल डाक व्यवस्था है। अश्व वाले को उलूक कहते हैं। पैदल डाक व्यवस्था में एक अलग अलग पड़ाव या दावा बटे हुए हैं, वहां से फिर दूसरा व्यक्ति उसको लेकर जाता है, छड़ी से घंटी बजाता है। ये सारी चीजें बताई, जो जो अनूठी चीजें उसने देखी वो उसने बताई। यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में बताया, रीति रिवाज, तीज त्योहारों के बारे में बताया, काफी चीजें इसने बताई हैं। उस समय क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासन था, इस दौरान उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्राएं की और कई सूचनाएं एकत्रित की। इन सूचना के आधार पर अपने वृत्तांत में उसने रिहला में लिखा हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैं कह रहा हूं, जो अलबरूनी है उसका कौन सा आएगा? उसका आएगा किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद भी कहते हैं। और जो इब्न बतूता है जो आप यहां पर देख रहे हैं, एक लाइन आपने गाना सुना होगा ना, इब्न बतूता बगल में जूता, उसने लिखा रिहला। ठीक है। और एक जो बर्नियर आएगा, बर्नियर का एक, हालांकि उसकी डायरी के रूप में कृति छपी थी, लेकिन अंग्रेजी में उसको कहा गया ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ये तीन रचनाओं के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे कभी भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रिहला क्या है? इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत के रूप में इसको लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता ने रिहला में उस सदी के भारत के शासकों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं, यानी कैसा समाज था, कैसा धर्म को फॉलो कर रहे थे, क्या मान्यताएं थी, इसके बारे में बताया है। रीति रिवाजों आदि का रोमांचक आंखों देखा हाल वर्णन किया है। जब आप आंसर लिखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जब भी इस चैप्टर का कुछ आंसर लिखने का आएगा तो आप 3-4 पॉइंट बना लीजिए कि इन यात्रियों ने सामाजिक
ये बहुत काम आएगा, कॉमन पॉइंट्स हैं, ऐसे ही आपको रिवीजन करके चीजों को बनाना होता है। धार्मिक, दार्शनिक, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, भौगोलिक, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक, भौगोलिक, कम से कम इतने मुद्दों को, इन मुद्दों की चर्चा वहां पर की गई है। या एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं सांस्कृतिक, ठीक है, इन मुद्दों की चर्चा इन यात्रियों ने की है। तो ये तो कॉमन पॉइंट आपका बन जाएगा तीनों यात्रियों के लिए, ठीक है। इब्न बतूता के वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि वह एक सफल पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर था। उसने कुछ अत्यंत साधारण लगने वाले विषयों के बारे में भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। जो चीजें बहुत कॉमन भी लगती थी ना, उसे भी अनूठे रूप से दिखाने का प्रयास किया है। ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट था। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में बताया, ठीक है। तो इब्न बतूता जैसे दौलताबाद बताया और कई शहरों के बारे में बताया जो बहुत चकाचौंध में भरे रहते हैं, बाजारों के बारे में बताया। तो उसने अपने ग्रंथ रिहला में तत्कालीन भारतीय शहरों के और में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विवरण दिया है और बताया उसने कि बाजार चकाचौंध रहते हैं, बड़े बड़े यहां पर शहर हैं, नगर हैं, इन चीजों के बारे में बताया है। उसने अनूठी डाक प्रणाली के बारे में बताया था। इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में भारत की अनूठी डाक प्रणाली का विवरण दिया है। इस डाक प्रणाली ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो भी बहुत कुशल बनाई। उसने कहा कि जो यहाँ का इंटेलिजेंस वाली व्यवस्था है, गुप्तचर वाली व्यवस्था है, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। और जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर दो तरह की डाक व्यवस्था है, एक अश्व डाक जिसके उलूक कहा गया, ठीक, और एक पैदल डाक, ठीक है। इस पैदल डाक को कई पड़ाव या जिसको दावा कहते थे उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो ये किसने बताया है? ये इब्न बतूता ने अपने या वृत्तांतों में इन चीजों को बताया हुआ है, ठीक है। इब्न बतूता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि इस काल में बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तुओं की भांति खुलेआम खरीदे बेचे जाते थे। तो दास प्रथा से संबंधित कई सारे चीजों का वर्णन इन्होंने किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दास प्रथा के बारे में या दास प्रथा प्रचलित थी, इस बारे में जानकारी किसके कलाकृति से या किसके वर्क से दिखाई पड़ती है? तो ये इब्न बतूता से दिखाई पड़ती है, ठीक है। फ्रांकोआ बर्नियर, अब ये देखिए फ्रांकोआ बर्नियर में थोड़ा सा आपको चेंज ये दिखाई पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति था ये अनूठेपन को नहीं दिखाता था। ये क्या करता था? ये यूरोपीय शहरों से तुलना करता था। यह हमेशा क्या करता था? इसने अपनी पूरी कृति में बहुत हद तक भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। उसने कहा कि देखिए यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो उस तरह डेवलप नहीं है जिस तरह यूरोपीय शहर डेवलप्ड है। उसने ये देखिए सबसे पहले ये आता है किस काल में? मुगल काल में। और उस समय सम्राट रहते हैं शाहजहां और उनके जो वरिष्ठ पुत्र थे दारा शिकोह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला व्यक्ति है दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह जो कि शाहजहां का बड़ा पुत्र था, ये भी बहुत जानकार व्यक्ति था। इसको दर्शन शास्त्र का बड़ा ज्ञान था, भारतीय दर्शन में रुचि भी थी। और इसका युद्ध हुआ था औरंगजेब से और औरंगजेब ने इसको खैर मार दिया और वो खुद शासक बन गया। लेकिन जब ये आया फ्रांकोआ बर्नियर तो ये दारा शिकोह से मिला। दारा शिकोह इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसने अपना चिकित्सक रख लिया। क्वेश्चन ये पूछता है कि विभिन्न यात्रियों में कौन एक चिकित्सक के रूप में दारा शिकोह के साथ कार्य कर रहा था? तो ये सवाल हो जाएगा कौन? ये आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांकोआ बर्नियर या फ्रांसवा बर्नियर, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और इसने हमेशा क्या किया? एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया। इसने हमेशा यूरोपीय शहरों को थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड, थोड़ा सा उन सभ्यताओं को ज्यादा विकसित या ज्यादा परिपूर्ण दिखाया है भारत की तुलना में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। वह एक अच्छा चिकित्सक, राजनैतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था, ठीक है। ये चार चीजें इसमें आपको दिखाई पड़ेंगी। बर्नियर भारत में काम की तलाश में आया था और लगभग 12 वर्ष 1656 से 68 तक मुगल दरबार में काफी नजदीकी से जुड़ा रहा, ठीक है। दारा शिकोह से इसकी काफी जमती थी। बर्नियर ने भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। वह भारत में जो कुछ देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था, ठीक है। और बर्नियर का यात्रा वृत्तांत 1670-71 में प्रकाशित हुआ और एक डायरी के रूप में पहले यह प्रकाशित हुआ, ठीक है। और जो ट्रेवल इनटू, बाद में इसका नाम जो था ट्रेवल इनटू या ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके नाम से ये चीज तीनों छपी थी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बर्नियर का क्या दृष्टिकोण था? तो बर्नियर के यात्रा वृत्तांत की लेखन शैली की महत्वपूर्ण विशेषता पूर्व और पश्चिम का तुलनात्मक अध्ययन करना है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस यात्री के लिखने का तरीका पूर्व और पश्चिम का तुलनात्मक अध्ययन था, या किस यात्री ने भारत की तुलना हमेशा यूरोपियन स्थिति से की है, या कौन सा यात्री सबसे अच्छा, एक तो आप सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। इन तीनों यात्रियों में सबसे पहले आया है कौन? सबसे पहले कौन आया है? अल बरूनी। ठीक है, कम से कम कौन पहले आया ये तो ध्यान रखिए, सन आप भूल भी जाएं। दूसरा उसके बाद आया है इब्ने बतूता, और थर्ड में, तीसरे सबसे लास्ट में इसमें आया है फ्रांकवा बर्नियर। फ्रांकवा बर्नियर। तो तीनों में ये 3 सीक्वेंस रहा है, इसको आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट या यूनिक ये रहा है कि पूर्व और पश्चिम के बीच में इसने क्या किया है? तुलनात्मक अध्ययन किया है। बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में अत्यधिक दयनीय चित्रित किया है। हमेशा ये दिखाने का प्रयास करता था कि जो यहाँ के लोग, हाँ, एक तो ये बताता कि यहाँ के नगर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ के नगरों में कोई विकास नहीं है, यहाँ के बाजार का कोई विकास नहीं है, यहाँ की कृषि बिल्कुल खत्म है, यहाँ ग्रामीण व्यवस्था भी ठीक नहीं है, यहाँ पर मतलब किसी व्यवस्था को वो ऐसा नहीं दिखाता था, मतलब बहुत ही पिछड़ापन वाला दिखाता था। बर्नियर का ग्रामीण समाज और भूस्वामित्व का क्या विवरण था? तो बर्नियर ने अपने वृत्तांत में भारतीय समाज का वर्णन दरिद्र के लोगों के रूप में कहा है, दरिद्र लोगों के एक जन समूह के रूप में किया है, जो अल्पसंख्यक, बहुत अमीर और शक्ति संपन्न शासक वर्ग के शोषण का शिकार होता था। कई जगह ऐसा पाया भी जाता था कि जो जमींदार थे या बहुत छोटे लोग जो बहुत शोषण करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया था? गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अपना अधिकार करके और उनको उन पे रूल करते थे या उनको दबा के रखते थे, और लोगों को उन्होंने दरिद्र लोगों का एक जनसमूह के रूप में बताया है। यह क्वेश्चन पूछता है कि किस यात्री ने भारत के लोगों को एक दरिद्र लोगों के जनसमूह के रूप में प्रस्तुत किया है? तो यह बर्नियर का यहां पर वृत्तांत आएगा। बर्नियर यह समझता था कि मुगल साम्राज्य में सम्राट समस्त भूमि का स्वामी था और वह अपनी स्वेच्छा से भूमि का वितरण अपने अमीरों में करता था। वह इस व्यवस्था को समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अनेक अनर्थकारी मानता था। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो फ्रांकोआ बर्नियर ने गलत भी पेश की हैं। इसके पहले के यात्रियों ने दिखाया था नगरों की स्थिति या अनूठेपन की स्थिति, वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। हाँ, एक चीज वो मान रहा है कि वो जो एक सबसे बड़ा दरिद्रता का कारण मानता था लोगों का, वो होता था भूस्वामित्व का अभाव। भूस्वामित्व का अभाव। वो ये मानता था कि क्योंकि यहाँ के लोगों में लैंड ओनरशिप की कमी है, भूस्वामित्व का बहुत अभाव है, इसलिए यहाँ के लोग दरिद्र हैं। अगर लोगों को अपने जमीन का मालिकाना हक दिया जाए तो शायद वो ज्यादा अच्छा फसल उगा पाते हैं। अच्छा, वो ये कहता था कि क्योंकि लोग जमीन के मालिक नहीं हैं, इसलिए वो अच्छे से अनाज उगाने का प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका लाभ उसको मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ दरिद्रता बनी रहती है। तो वो कह रहा है कि जो राजा है वो अपनी इच्छा से भूमि का वितरण अमीरों में करता था, और यह व्यवस्था समाज और अर्थव्यवस्था यानी कि जो पूरी इकोनॉमी है उसको चौपट कर रही है। ये बहुत ही खराब व्यवस्था है, इस तरह काम नहीं होना चाहिए। शहरी केंद्रों के बारे में क्या था? तो बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर के रूप में कहा है। वो ये मानते थे कि जब राजा कहीं चल रहे हैं, कुछ दिन रुक रहे हैं, तो वहां नगर बस जाता था, बाद में नगर खत्म हो जाता था। कैंप वाले सिटीज उसको बोलता था, शिविर नगर बोलता था, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत सारे नगर वहां पर स्थापित नगर भी रहते थे, लेकिन वो कह रहा है कि शिविर नगर है क्योंकि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजकीय संरक्षण पर निर्भर थे। वो कहता था कि जब तक राजा महाराजा वहां रह रहे हैं, अधिकारी रह रहे हैं, अगर कुछ हेल्प मिल रही है तो वो शहर टिके हैं, वरना वो शहर खत्म हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 17वीं शताब्दी में भारत में नगरों की संख्या बहुत पर्याप्त थी, और ऐसा नहीं कि केवल नगर शिविर नगर ही थे, लेकिन जितना उसने देखा उतना बताया। 17वीं शताब्दी में संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, और यह आंकड़ा यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। तो जितना जनसंख्या यहां नगरों में रहता था, वो कहीं ना कहीं यूरोप का जो रेशियो था जनसंख्या का उससे अधिक था। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि मुगल काल में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक नगर, ये सारे नगर बने हुए थे। और ये नगरों के अस्तित्व में होने के बावजूद वो उसका फ्रांकोआ बर्नियर का मानना था कि नहीं केवल शिविर नगर हैं और इस तरह के कोई स्थायी नगर नहीं है। तो ये कहीं ना कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती थी, और इससे इतिहासकार भी सहमत नहीं है। फिर बर्नियर ने एक और इंपॉर्टेंट चीज का वर्णन किया था, सती प्रथा का। बहुत सारे यात्रियों ने सती प्रथा, ये क्वेश्चन पूछा था कि किस यात्री ने सती प्रथा पर विशेष रूप से लिखा था, तो बर्नियर ने अपने वृत्तांत में लिखा कि कुछ महिलाएं अपनी स्वेच्छा से अपने मृत पति के शव के साथ सती हो जाती थी, लेकिन अधिकांश महिलाओं को सती होने के लिए जबरन बाध्य किया जाता था। और उसने एक जगह ये घटना देखी भी थी जिसका उसने बहुत भर्त्सना की थी। तो उसने कहा कि एक तो जो सती प्रथा है वो गलत है, कुछ तो अपने मन से सती होती है और कुछ को जबरदस्ती पैर यानी कि जो चिता होती है उस पर जला दिया जाता है, जो बहुत ही गड़बड़ बात है।
तो ये कुल मिला के इन तीनों यात्रियों का पूरा हिस्ट्री था। मैं एक बार फिर आपको लिख देता हूं, ये याद रखिएगा, यही सबसे मेन है। अल बरूनी, किताबुल हिंद, ठीक है। इसके अलावा इब्ने बतूता, रिहला और बर्नियर, ट्रेवल इनटू या ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखते हुए चलना है। अब आइए उन एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, अल बरूनी का जन्म कहां हुआ? ख्वारिज्म, तंजियर, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि वो कहां का व्यक्ति था? उज्बेकिस्तान, और सही जवाब हो जाएगा ख्वारिज्म, ठीक है। बाद में वो गजनी चला गया। अगला सवाल है, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? फ्रांकवा बर्नियर। तो इसने क्या किया? ट्रेवल इनटू, मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। कहेंगे सर अभी तो बताया, हाँ फिर बताया, फिर याद कर लो, एक बार में मुझे भी याद नहीं हुआ था, ठीक है। इब्न बतूता, इसने क्या लिखा? इसने तो रिहला लिखा है, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी। और हाँ, इसका नाम था क्या? अल रिहान, अबू रिहान, सॉरी, अबू रिहान इसका एक और नाम था, पोस देता है कभी कभी, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ग, अल बरूनी। और कितने अध्याय थे इसमें? 80 के आसपास अध्याय थे। और इसको किस तरह इसने प्रस्तुत किया था? प्रश्नोत्तर के तौर पे प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? उज्बेकिस्तान, मोरक्को, फ्रांस या चीन? तो उज्बेकिस्तान का कौन था? ये था अल बरूनी, ठीक है, ख्वारिज्म। मोरक्को का कौन था? इब्ने बतूता, ये सही हो जाएगा। फ्रांस का कौन था? बर्नियर, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इब्ने बतूता, मोरक्को। और वो इब्ने बतूता चीन भी गया था, राजदूत बनके, राजा का राजदूत बनके गया था। अगला सवाल है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्नियर, अल बरूनी, इब्ने बतूता। सही जवाब क्या हो जाएगा? बर्नियर, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, फ्रांकवा बर्नियर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। और ये किसके काल में भारत आया था? ये आया था शाहजहां। और ये किसके साथ मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था? दारा शिकोह, ठीक है। किस रूप में जुड़ा हुआ था? चिकित्सक। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे का सवाल क्या है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, तहकीके हिंद। तहकीके हिंद का ही नाम है किताबुल हिंद, यह भी ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। तहकीके हिंद को ही किताबुल हिंद भी कहा जाता है, जो अल बरूनी का है, रिहला नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रेवल इन द मुगल, सॉरी, रिहला। इब्न बतूता है तो रिहला, ठीक है, रिहला सही जवाब हो जाएगा। अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया? 11वीं, 10वीं, 14वीं, 7वीं? सही जवाब क्या हो जाएगा? 11वीं। किसके साथ आता था अल बरूनी? महमूद गजनी, महमूद गजनवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? रिहला, किताबुल हिंद, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर? सही जवाब हो जाएगा किताबुल हिंद। बर्नियर भारत कब आया? तो बर्नियर भारत आया है 1665, ठीक है, सबसे अंत में। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, फरीद शाह तुगलक, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनी के साथ कौन भारत आया? बर्नियर, अल बरूनी, इब्न बतूता, फाहियान? सही जवाब क्या हो जाएगा? अल बरूनी। तो ये महत्वपूर्ण कुछ सवाल थे जो आपको ध्यान रखने हैं। ये चैप्टर को हमने एक छोटे पार्ट में रिवाइज किया, क्योंकि यात्रियों के नजरिए वाले चैप्टर में आपको 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में पढ़ना था, और मैंने लगभग सारी चीजें डिटेल में आपको इसमें बता दी हैं। कोई डाउट, कंफ्यूजन, समस्या हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब मंच है, वहां से आप जितनी चीजें हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में पढ़ ही रहे हैं। ये सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक दिए हुए हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल्स है मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको आप जरूर फॉलो करते रहिए, ताकि हर नई जानकारी आप तक पहुंचते रहे, आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
मिलते हैं रिवीजन सीरीज में अगले चैप्टर के साथ, अगले पार्ट में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।